नमस्कार बच्चों, जो हमारा अध्याय नंबर 5वां चल रहा था जिसके अंदर हमने कृषि के टॉपिक को शुरू किया था, उस कृषि के टॉपिक के अंदर हमने जो किया था वो निर्वाह कृषि की थी। आज हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं उसका नाम है रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब यानी कि इस प्रकार की कृषि जिसको हम रोप कर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोपण कृषि कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे धान की खेती हो गई, उसकी रुपाई की जाती है, तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे हम क्या कहते हैं? रोपण कृषि कहते हैं। देखिए ये जो रोपण कृषि है इसका जो विकास किया, इसका विकास यूरोपीय देशों ने किया। ठीक है, देशों ने किया। दूसरी बात, ये जो रोपण कृषि है इसकी जो मेन जो बात है खास, यह कृषि लाभ पर आधारित है। लाभ पर आधारित है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भी इस कृषि के अंदर कौन कौन सी फसलें शामिल होती है। तो देखिए इस कृषि के अंदर चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, अनानास, कपास आदि फसलें शामिल है। आदि फसलें शामिल है इसके अंदर। देखिए 3 लाइनें हो गई। इस कृषि का विकास किसने किया? यूरोपीय देशों ने किया। यह कृषि किसके ऊपर आधारित है? लाभ के ऊपर आधारित है। इस कृषि के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है? जैसे चाय होगी, कॉफी होगी, कोका हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना का, अनानास, कपास आदि फसलें शामिल की जाती है। अगर कुल मिला के कहूं तो ये जो रोपण जो कृषि है इसके अंदर जो फसलें आती है, एक साधारण सी भाषा के अंदर, यानी कि यूं कह सकते हैं भी मोटा मोटा आइडिया लगाना हो, इस प्रकार की कृषि जो बागानी जो कृषि होती है वो रोपण कृषि के अंदर ही आती है, जो बागों की जो कृषि होती है। ठीक है, जैसे संतरे का बाग लगा लिया, बागानी कृषि, रोपण कृषि अपने, हालांकि वो बागानी कृषि के अंदर आती है, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो वो रोपण कृषि के अंदर भी आती है। यानी कि जो बाग जो लगाए जाते हैं वो रोप कर लगाए जाते हैं, तो इसका मतलब वो रोपण कृषि के अंदर भी आती है। अब बात करते हैं रोपण कृषि, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि ऐसी फसलें जिनको रोप कर लगाई जाती हो या फिर उनकी कलमें लगाई जाती हो। अब देखिए यहां पर कपास है, हम कपास की मोस्टली क्या करते हैं? बिजाई करते हैं। ठीक है, लेकिन कपास की बिजाई नहीं, ये जो होते हैं इसके बीज जैसे एक एक जो लिफाफा जो होता है या पॉलीथीन होता है उसके अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद में जैसे संतरे का बुंटा हो गया, नींबू का बुंटा हो गया, उस प्रकार से इस कपास के बुंटे को तैयार किया जाता है और फिर उसको रोप दिया जाता है। तो इस प्रकार की ये कृषि है। इस कृषि को हम क्या बोलते हैं? रोपण कृषि बोलते हैं। देखिए अब इस रोपण कृषि की हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए क्या क्या विशेषता है, कोई ज्यादा विशेषता नहीं है, 2-4 लाइनों की बात है। देखिए विशेषताएं, इस कृषि की क्या विशेषताएं? इसमें कृषि क्षेत्र का आकार
बड़ा होता है। यानी कि जो कृषि का जो क्षेत्र होता है उसका आकार किस प्रकार से होता है, बड़ा आकार होता है। दूसरी लाइन, इसमें उच्च प्रबंध व तकनीकी आधार से इसमें उच्च प्रबंध व तकनीकी आधार होता है। इस प्रकार से आधार होता है, आधार पर वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, विधियों पर आधारित। ठीक है, वैज्ञानिक विधियों के ऊपर ये क्या है, आधारित है। इसके अलावा और हम बात करें तो इसके अंदर देखो, इस प्रकार की जो कृषि है तो इसके अंदर क्या लगेगा, खर्चा ज्यादा लगेगा। तो खर्चा ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब है इसमें पूंजी अधिक लगती है, अधिक लगती है। ठीक है, इसका मतलब ये रोपण कृषि है तो यानी कि रोप कर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब जो इसके अंदर जो यंत्र जो होंगे वो ज्यादा कारगर नहीं होंगे। तो यहीं पर हम कह सकते हैं यानी कि हमें किस प्रकार के सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता। इसके अलावा कोई भी फसल हो उसके अंदर आप लाइन लिख सकते हो भी वो बाजार से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। तो ये आपकी, इसके अलावा एक और रहेगी महत्वपूर्ण भी, ये रोपण कृषि है तो रोप कर हम जब कृषि कर रहे हैं तो ये तो है नहीं भी अलग अलग वेराइटी होगी, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो इसके अंदर जो वेराइटी जो होगी वो सिंगल वेराइटी होगी, यानी कि इसमें एक फसली कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। अगर चाय लगा रहे हैं तो चाय का ही बाग होगा, यानी कि इसके अलावा उसके अंदर कपास के पौधे ऐड नहीं होंगे। अगर कपास लगा रहे हैं तो उसके अंदर चाय नहीं होगी, कॉफी नहीं होगी, यानी कि अलग अलग। तो इसके अंदर सारे के सारे जो है वो अलग अलग वेराइटी के होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई विशेषताएं। देखिए, रोपण कृषि की विशेषताओं की बात करें तो आकार क्या होगा, बड़ा होगा, उच्च प्रबंध व तकनीक के आधार के ऊपर वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, इसमें पूंजी अधिक लगती है, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसमें एक फसली कृषि की जाती है। ठीक है, ये अपने रोपण कृषि की क्या होगी, विशेषताएं होगी। और यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है, जो बड़ा जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, या 2 नंबर का क्वेश्चन रोपण कृषि की विशेषताएं बताएं, तो आपको विशेषताएं बतानी है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो रोपण कृषि का जो विकास जो क्रम रहा भी यूरोपीय देशों ने किया, और वो जो यूरोपीय जो देश थे उन्होंने अलग अलग देशों के अंदर विकास किया, क्योंकि उनका साम्राज्य स्थापित था, या यूं कहूं उनके उपनिवेश का जो काल जो चल रहा था, उसी दौरान इस रोपण कृषि का विकास हुआ। तो देखिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम फ्रांस की बात कर लेते हैं, फ्रांस वासियों की। तो फ्रांस जो वासी थे उन्होंने अफ्रीका में, इस प्रकार से लाइन लिख देता हूं, फ्रांस वासियों ने अफ्रीका में कॉफी व कोको, इसका कॉफी व कोको की फसलें लगाई। ठीक है, फसलें लगाई।
अब हम बात कर लेते हैं जो ब्रिटेन के जो वासी थे, ब्रिटेन वासियों ने देखिए, ब्रिटेन वासियों ने भारत व श्रीलंका में, भारत व श्रीलंका में चाय, ठीक है। इसके अलावा और हम बात करें यानी कि मलेशिया में रबड़। इसके अलावा और बात करें पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी रबड़, मलेशिया के अंदर रबड़ हो गया। इसके अलावा पश्चिमी द्वीप समूह की बात करें तो गन्ना हो गया, वह केले यानी कि केला, ठीक है। फ्रांस वासी हो गए, इसके अलावा ब्रिटेन वासी हो गए। इसके बाद में अगर हम और बात करें तो अमेरिका ने फिलीपींस अमेरिका ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने। इसके अलावा और हम बात करें यानी कि डच जो वासी थे, डच वासियों ने इंडोनेशिया में गन्ने, यानी कि ये जो सारी की सारी जो आपकी कृषि है, इनका जो विकास किया वो इन यूरोप वासियों ने किया। यानी कि फ्रांस के जो वासी थे उन्होंने अफ्रीका के अंदर कॉफी व कोको के फसलों लगाई। इसके अलावा ब्रिटेन के जो थे उन्होंने भारत व श्रीलंका के अंदर चाय और मलेशिया के अंदर रबड़, पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर गन्ना व केले की। इसके अलावा अमेरिका के जो थे उन्होंने फिलीपींस के अंदर नारियल व गन्ने की। इसके अलावा डच वासियों ने इंडोनेशिया के अंदर गन्ने की फसलें विकसित की, ठीक है। हालांकि यहां से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए अगर फिर भी बात करें यहां से महत्वपूर्ण जो लाइन है उनकी, तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो लाइन है वो एक तो ये आपकी चाय और दूसरा है आपका रबड़, ठीक है। दो ही इसके अंदर महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ ले भारत व श्रीलंका के अंदर चाय और मलेशिया रबड़ के अंदर सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये दो ही लाइनें आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप एक बार रीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन की, यानी कि वो जो लाइन है वो मोस्टली सभी जितने भी कंपटीशन जो एग्जाम है उसके अंदर भी वो लाइन आती है। वो लाइन क्या है? जो कॉफी के जो बाग है, क्या है? कॉफी के बाग, इसका नाम है फेजेंडा, ठीक है। और ये कहां पर है? ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर कॉफी के जो बाग है उसे क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट, एक नंबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण। अगर कृषि में से अगर कोई प्रश्न पूछेगा एक नंबर के अंदर, तो या तो ये लाइन होगी और एक लाइन आगे आएगी जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा भी ब्राजील के अंदर जो कॉफी के जो बाग है उनको फेजेंडा
कहते हैं। यह आपकी रोपण कृषि थी जो हमने कंप्लीट कर ली है।